नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। सुबह की शुरुआत एक नए मेहमान के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नई परिचर्चा के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। कहते हैं कि इंसान तो सब है, जब आप धरती पे आए हैं तो आपका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होना चाहिए और जब ईश्वर है तो ईश्वर हर जगह पहुंच सकता है। और जब आप हमेशा आप देखते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि कभी भी किसी की मदद से ना कतराएं। कभी अगर किसी की मदद का अगर आपको मौका मिलता है ना, तो उसमें पीछे ना हटे। ईश्वर हर जगह पहुंच सकता है, लेकिन अगर आप वहाँ पहले पहुँच रहे हैं तो समझिए कि आप ईश्वर के कितने करीब हैं, आप ईश्वर के कितने ज़्यादा करीब हैं जो आपको मदद करने के लिए ईश्वर ने वहाँ आपको चुना है। तो हमेशा लोगों की मदद करें, लोगों को अच्छी सलाह दें। लोगों का आपका व्यवहार ही लोगों को आगे बढ़ाता है और आपको भी आगे बढ़ाता है। हमेशा दिन की शुरुआत जो है, सुबह की जो किरणें हैं हमें कुछ ना कुछ सिखाती है कि किस तरीके से अंधेरे से लड़ा जाए, अपना हिम्मत ना हारें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ, अच्छे कामों के साथ करें तो पूरा दिन अच्छा होता है। तो चलिए, शो की शुरुआत हो चुकी है और हमेशा की तरह अब जानते हैं कि हम शो की शुरुआत करते हैं अच्छे विचारों के साथ। तो देखते हैं कि आज का विचार क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, क्योंकि हम हमेशा से आप एक वादे के साथ आपके साथ जाते हैं कि हम हमेशा एक नए मेहमान से मिलाएंगे, आपको उनकी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, उनकी जर्नी के बारे में बताएंगे कि कितना कुछ संघर्ष किया उन्होंने, कितना कुछ अपने ज़िंदगी में उन्होंने देखा और क्या आप सीख सकते हैं। जो हमारे श्रोता हैं, अगर कोई ऐसे बच्चे जो हमें देख रहे हैं या फिर कोई ऐसे युवा जो हमें देख रहे हैं जो कि अभिनय के क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहते हैं, ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि उपलब्धियों का भंडार होगा, तो उससे पहले उन्हें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों के बारे में उनको पहले सोच के काम करना चाहिए, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम अपने गेस्ट से आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले तो अभिनय का क्षेत्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है वो हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि आज जो हमारे गेस्ट हैं उनसे हम कितना कुछ सीख सकते हैं, कितना कुछ जान सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आनंद कुमार जी, जो कि फिल्म रामलीला, लव गेम्स, मिलियंस डॉलर और केदारनाथ जैसी बहुत सारी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सर, अभिनय का क्षेत्र जो होता है वो बहुत ही रोमांच से भरा होता है। हम उस पर भी बात करेंगे। हमारे जो दर्शक हैं वो भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि आज एक आबादी जो है वो अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहती है। लेकिन हम पहले आपकी जर्नी से शुरू करेंगे, आपके बचपन के बारे में, कि आपकी प्रारंभिक पढ़ाई, आपका घर, कैसे आपने शुरुआत की। देखिए, मैं बेसिकली रांची, झारखंड से ही बिलोंग करता हूँ और मेरी जो पुश्तैनी घर है वो यूपी में है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में जी। तो मेरे फादर की नौकरी हो गई वहाँ एचईसी में, जो कि रांची में स्थित है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है वो। तो एक गवर्नमेंट जॉब था, तो सब कुछ हम लोग वहीं बचपन से रहे हैं वहाँ पे। तो शुरुआत में मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई। तो एक हमारे घर के नज़दीक स्कूल था, प्रभात तारा स्कूल, वहाँ से मैंने 10th तक पढ़ाई की। तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मतलब जब मैंने मेट्रिकुलेशन किया था 1995 में और मैं 3rd टॉपर था अपने स्कूल का। तो बेसिकली मेरे डैड मुझे एक डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मैं जब 12th में गया, इंटरमीडिएट में, तो मैंने एडमिशन लिया जेवियर कॉलेज में। तो उस वक्त तक मुझे मतलब कोई ऐसी मतलब इच्छा नहीं थी मतलब एक्टर बनने की, बिकॉज मैं बहुत ही शाई नेचर का था। अच्छा। इवन हमारे स्कूल में एक सेगमेंट होता था, मतलब कि जो बच्चे 10th में होते थे तो एवरी डे कोई नया बच्चा जो है स्कूल के जो जहाँ प्रेयर होता है वहाँ पर वो लोग खड़े होकर के न्यूज़ की जो है टॉप न्यूज़ होती, जो 10 हेडलाइंस, वो पढ़ना पड़ता था। अच्छा। तो जब मेरी बारी आई तो मतलब मुझे लगा मैं कैसे करूँगा, बिकॉज मुझे बहुत डर लगता था अंदर से। तो फिर मैंने वो
लिखा और जब मैं पढ़ा तो मेरे पूरे हाथ ऐसे ऐसे काँप रहे थे। तो मतलब इतना मैं शाई था। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगा, मतलब और एक्टिंग फील्ड में कुछ कर पाऊँगा मैं, मतलब सोचा ही नहीं था मैंने। मुझे बेसिकली डॉक्टर बनना था। लेकिन मैं जब 12th में गया तो फिर जब चूँकि कॉलेज जो था वो मेन टाउन में था, जेवियर कॉलेज रांची का जो है, तो उसके आसपास बहुत सारे सिनेमा थिएटर्स थे। अच्छा। तो मुझे शुरू से ना फिल्में देखने का शौक था, तो मैं टीवी में देखा करता था। तो पहली बार मैंने सिनेमा थिएटर में पिक्चर देखा जब मैं कॉलेज में गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा स्क्रीन ये वो। तो मतलब एवरी वीक मतलब जो भी नई रिलीज होती थी मैं देखता था। तो कॉलेज के दौरान मतलब 6 महीने के दौरान मैंने बहुत सारी फिल्में देखी और फिर मुझे अचानक जो है फिल्मों से मतलब लगाव हो गया। तो मैं थोड़ा सा डायलॉग वगैरह प्रैक्टिस करता था घर में, जो भी मतलब जैसे लोग फिल्म में बोलते हैं वो लोग। और सडनली मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। तो मैं 1997 में जब मैं मतलब 10+2 मैंने कंप्लीट किया, मैं मुंबई चला आया सब कुछ छोड़ छाड़ करके। लेकिन जब मैं मुंबई आया तो शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी। गलती इसलिए थी कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं इनिशियल वे में, लेकिन जब आप पहुंचते हैं कहीं तो लगता है यार मुझे तो कुछ नहीं आता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं एक्टर बन सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग अभी जब शूटिंग करते हैं, कोई एक्टर आते हैं तो एक लाइन का डायलॉग भी उनको बोलने मुश्किल होती है। कैमरा जब ओपन होता है, जब क्राउड देखते हैं, भीड़ देखते हैं, तो वो बोल नहीं पाते हैं, या जिस तरीके से जो फील चाहिए जो उस कैरेक्टर के लिए वो नहीं कर पाते हैं। तो मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं था। मैं चला गया मुंबई। तो वहाँ जाने के बाद मैंने करीब 1.5 साल धक्के खाए। तो कुछ आता ही नहीं था, तो मुझे मिलेगा कहाँ से। तो फिर मैं वापस चला आया। आने के बाद मैं फिर दिल्ली गया कुछ दिनों के लिए। दिल्ली से मैं जब लौट रहा था तो मतलब मेरे रांची का एक टीम था, एक रंगमंच का ग्रुप था, युवा रंगमंच। तो वो लोग लौट रहे थे, उसी ट्रेन में मैं था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या करते हैं? वो तो बोले थिएटर करते हैं हम लोग। तो मैं जब रांची पहुंचा तो मैंने ठीक है मैं आपके ग्रुप में आऊँगा, मैं ज्वाइन करूँगा। तो फिर मैं जब वापस ये 2-3 साल भटकने के बाद वापस रांची गया और फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। उसी दौरान मैंने ग्रुप उनका ज्वाइन कर लिया था। वहाँ मैंने करीब 6 महीने साल भर मैंने उनके साथ काम किया। और पहला जो मैंने वर्क किया था एज एन एक्टर उनके साथ, तो एक पल्स पोलियो का अभियान था, नुक्कड़ नाटक था बेसिकली वो। और पहली बार मैं उनके साथ गया, रीडिंग वगैरह किया, तो उन्होंने मेन जो डॉक्टर का रोल होता है उन्होंने मुझे दिया था उस वक्त। तो हम लोग एक दिन में करीब 3 या 4 बार नुक्कड़ नाटक करते थे। वो आधा घंटे का था वो। और 2 या 3 दिन हम लोगों ने काम किया। उसके बाद 2-3 प्ले किया मैंने जो उनके साथ था। तो फिर मुझे लगा कि मैंने कुछ सीखा है। और फिर रांची में कुछ एल्बम वगैरह बनते थे वहाँ के जो ओरिजिनल लैंग्वेज में, वो भी मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन इच्छा मेरी थी कि मुझे मुंबई जाना है, क्योंकि एक बार मैं तो जा चुका था, तो सारी परेशानी मैंने झेली थी। तो मुझे लगा दोबारा मुझे जाना है वहाँ पे। तो मेरा एक फ्रेंड है, बहुत ही मेरा क्लोज फ्रेंड है, राजेश पांडे करके। तो वही पढ़ने में बहुत अच्छा था मतलब। तो उसने बोला कि अगर मेरी नौकरी लगी कहीं गवर्नमेंट जॉब में तो मैं मुंबई प्रीफर करूँगा और तुम्हें ले जाऊँगा वहाँ पर। तो इस तरह गुजरते गए। ऐसे में जब 1997 में फर्स्ट टाइम मुंबई गया था, तो 2007 एंड में ना उसकी नौकरी लगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो जब लगी तो उसने जो जॉब के लिए आता ना कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, दिल्ली मुंबई, वो तो उसने मुंबई भरा और लकीली उसको मुंबई मिल भी गया। तो उसके साथ में मैं मुंबई आ गया। उसको फ्लैट वगैरह मिले हुए थे तो मैं उसके साथ रहने लगा। तो मेरी जर्नी थोड़ी आसान हो गई, क्योंकि आपको मुंबई में क्या एक रहने के लिए घर मिल जाए, एक सपोर्ट मिल जाए, तो क्या आप मतलब सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने कुछ तो किया ही था रांची में, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं मुंबई जा रहा हूँ, उनके बीच में मैं कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने वहाँ सोचा कि एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लेता हूँ मैं, कोई भी एक ढंग का। तो उस वक्त एक बहुत ही अच्छा एक्टिंग इंस्टीट्यूट था किशोर नमित कपूर का। तो मैंने बोला इसे ज्वाइन कर लेता हूँ मैं, एटलीस्ट क्या होगा कि उनके बीच में सीखूँगा, या ये तो समझ में आया कि मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं आखिर में। बिकॉज आप जब छोटे शहरों से जाते हैं, आपकी लैंग्वेज भाषा बहुत अलग होती है। आप उनके बीच में जब बात करें अटपटा महसूस करेंगे, आप कैसा क्या बोल रहे हैं, मतलब उनकी थॉट प्रोसेस अलग है, उनकी बोलने की स्टाइल अलग होगी, आपकी अलग होगी। तो फिर मैंने एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। मेरे ग्रुप में एटलीस्ट मुझे लगता है कि 40-50 बच्चे थे उस वक्त, और बड़े बड़े घरों के बच्चे थे। इवन जो म्यूज़िक डायरेक्टर राजेश रोशन जी, उनके बेटे भी मेरे बैच में थे। एक एक्टर है मुश्ताक खान, बहुत सारी फिल्मों उन्होंने किया है, उनका बेटा है मोहसिन खान, वो मेरे बैच में था।
तो उनके बीच में मैंने जब एक्टिंग सीखा, 3 महीने का वहाँ कोर्स था, 3-4 महीने का, तो उनके बीच में जब मैं एक्टिंग सीखने लगा तो मैं टॉप 5 में था वहाँ भी। तो मतलब सब काफ़ी अप्रिशिएट करते, अच्छा परफॉर्म कर रही हो, तो मुझे लगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, इनके बीच में अच्छा कर रहा तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। तो फिर वो वहाँ से ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद मैं तो पूरा बूस्टअप था कि मुझे तब बाहर जाऊँगा, काम मिल जाएगा मुझे आसानी से। लेकिन बाहर की दुनिया फिर अलग हो जाती है, क्योंकि जब आप जाते हैं वहाँ तो ऑडिशन देना पड़ेगा, आपसे प्रोडक्शन हाउस में जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। तो फिर मैं मिलना शुरू किया लोगों से, तो हर कोई ये पूछता था कि आपने कुछ किया है पहले। मैं बोलता था मैंने किशोर में से मैंने एक्टिंग सीखा है, मैंने प्ले किया, थिएटर किया मैंने रांची में, ये वो। तो बोला आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी, अपने को सीरियल वगैरह कुछ किया हो? तो 1.5 साल तक मैंने बड़ी ईमानदारी बरती कि मैंने कभी भी, वो मेल होता था ना, मेल करते थे फोटो के साथ अपने प्रोफाइल वगैरह उनको, तो कभी मैंने नहीं लिखा कि मैंने काम किया है। अच्छा। तो 1.5-2 साल भटकने के बाद जो है ना, मुझे कोई काम नहीं मिला वहाँ पे। तो लड़कों ने मुझे सलाह दिया, यार ऐसे काम मिलेगा नहीं, 2-3 ना झूठ मूठ का ही लिख दो कि मैंने ये शो किया है। ठीक है, जो भी करंट सीरियल चल रहे, कौन पूछता है यार क्या किया नहीं किया, किया होगा तुम। तो मैंने भी 2-3 शो के नाम लिख दिए कि मेल में, भाई मैंने ये किया है। क्या करता भाई, मरता क्या ना करता वाली बात है ना। तो फिर मुझे ना फर्स्ट टाइम जो मुझे कॉल आई थी, CID उसमें शो चलता था, तो फर्स्ट टाइम वहाँ से मुझे कॉल आया। तो उन्होंने फ़ोन किया कि आपका हमने प्रोफाइल देखा है, कैरेक्टर है, और आपने ये शो किया है। बोला हाँ किया मैंने, ठीक है। और उसके आधार पर मुझे वो शो मिला। फिर मैंने किया फर्स्ट डे शो। तो फर्स्ट डे शूट भी मेरा बड़ा अजीब था, बिकॉज सारे जो उनके CID के मेन कैरेक्टर्स थे ना, SP साहब हैं, जो अभिजीत दया सर, सब कोई थे। तो वो एक लाइन थी, एक लाश गिरी हुई थी, मैं देखा तो सर ने पूछा कि जानते हो तुम इसे, ऐसे करके, जो SP सर हैं। तो मैंने इसे पलट के उनकी आंखों में देखा तो मैं मतलब घबरा सा गया, मैं लाइन ही भूल गया अपनी। तो डायरेक्टर आए, बोलते क्या हुआ, लाइन तुमने याद नहीं किया? मैंने नहीं, जेब में ही रखा था स्क्रिप्ट मैंने। नहीं याद किया था मैंने ये, फिर एक बार पढ़ा। लेकिन एक बार आपका फियर खत्म हो जाता ना, फिर आप नॉर्मलाइज हो जाते हैं। दूसरा टेक हुआ तो पूरा मास्टर मैंने 1 टेक दे दिया। तो मुझे लगा कि चलो भाई, मतलब 2-3 पेज का सीन था और उस सबके लाइन बीच बीच में, फिर मेरी लाइन ऐसे ऐसे होता था सीन वो। तो सारा कुछ मैंने कर दिया। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एज ए शूटिंग CID का। तो वो स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद फिर मैंने एक शो आता था महुआ, उसमें नया चैनल खुला था, तो उसमें एक शो आता था। तो मैं बहुत सारे सीरियल करने लगा था, छोटे मोटे कैरेक्टर जो भी मिलते थे मुझे। तो महुआ शो की जो शूटिंग हो रही थी, उसमें एक कैरेक्टर था जो जुगाड़ू लाल शो का नाम था महुआ चैनल के लिए। तो उसमें उसका एक दोस्त था बटोरन, तो पूरा कॉमेडी कैरेक्टर था, ये था मतलब नाटक था, मतलब वो सीरियल था वो। तो उसमें बड़े बड़े एक्टर थे उस समय, जो एक्टर बड़े नहीं हुए थे, जैसे एक जीतू प्रसाद हैं जिन्होंने बाद में चिड़ियाघर में गधा प्रसाद का रोल किया, वो भी उस शो में थे। तो वहाँ से उन्होंने शुरुआत की, तो मैंने उनके साथ भी बहुत काम किया था। तो जुगाड़ू जो एक है, वो प्रणय दीक्षित करके कैरेक्टर किया था उन्होंने, वो भी बहुत सारे शो करते हैं उन्होंने। ये भाभी जी घर पे हैं, उन्होंने काफ़ी सारे एपिसोड्स किए उसके भी। तो रात में मैं शूटिंग कर रहा था एक जगह पे, तो रात में एक का कॉल आया, मतलब मेरे जानने वाले थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अरे आनंद कहाँ हो? मैं भाई शूट कर रहा हूँ मैं। बोले कल फ्री हो? बोले हाँ। तो कल मॉर्निंग में सुबह 7 बजे पहुँच जाना मलाड में एक स्टूडियो था। तो मैं उस वक्त रहता था काफ़ी दूर, वहाँ से 1.5-2 घंटे दूर वडाला में रहता था। तो मैंने रात में शूट कर रहा था। मैं सुबह वहाँ से, मेरा पैकअप हुआ 6 बजे, मैं वापस गया अपने रूम पे, वहाँ जाकर फ्रेश होकर के अपने कुछ कॉस्ट्यूम मुझे लेने थे, और ले करके वापस 1.5 घंटा ट्रैवल करके मैं गया शूट पे, और मैंने वो शूट किया। सर, आप अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे, तो हम और जानना चाहेंगे कि कैसे आपने CID और सावधान इंडिया और बहुत सारी ऐसी फिल्मों में अपने रोल को किस तरीके से पाया और निभाया भी। हाँ, तो मैं वही बता रहा था, मुझे जब वो जुगाड़ू लाल शो मिला तो उस वक्त तक मैंने मतलब बड़े रोल नहीं किए थे। तो फर्स्ट टाइम मेरे लिए था कि कोई बड़ा कैरेक्टर था। तो बड़े कैरेक्टर से फ़ायदा क्या होता है कि मैंने 4 महीना शूट किया उसके लिए, 4 महीने मैंने शूट किए। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप जब उनके साथ काम करते तो आपके डेली 7-8 सीन हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो परफॉर्मेंस होती है, तो वो सारे लोग देखते हैं। तो वो जो शो जिस कंपनी का था, उनका एक शो था लापतागंज, उसमें बहुत बड़ा हिट था वो, बहुत बड़ा था। तो ये भी कॉमेडी शो था, वो भी कॉमेडी शो था। तो इसके थ्रू मुझे लापतागंज करने का भी मौका मिला। तो उसमें भी मैंने बहुत सारे मतलब कैरेक्टर्स किए लापतागंज, मतलब एटलीस्ट मुझे लगता है कि 15-20 अलग अलग स्टोरीज में मैं मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए उसमें। उसके बाद उनका एक शो आने लगा चिड़ियाघर, उसी के दौरान शुरू हुआ था।
चिड़ियाघर में मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए। तो मुझे लगता है मैं ना तकरीबन मुझे 2 साल तक मैंने चिड़ियाघर और लापतागंज के अलावा कुछ किया ही नहीं, बिकॉज जैसे इनका एक स्टोरी खत्म होता तो उनका शुरू हो जाता था उनका। तो इस तरह से क्या होता था कि आप 2 साल तक आप एक तरह से बिजी भी थे, आपकी थोड़ी इकोनॉमिक जो क्राइसिस थी वो भी खत्म हो गई और आपको सीखने का मौका भी मिल गया। उस वक्त मैं मूछें नहीं रखता था, अच्छा। ठीक है, तो वो मुझे डिफरेंट कैरेक्टर कॉमेडी या बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते थे अलग अलग। फिर मैंने मूछें रखने लगी सडनली, मुझे ऐसा क्या पता क्या हुआ। उसके बाद मुझे ना कॉप्स के रोल ऑफर होने लगे। उसके बाद सावधान इंडिया आने लगा था, तो सावधान इंडिया मैंने बहुत सारे इंस्पेक्टर कैरेक्टर किए, महाराष्ट्र पुलिस किया मैंने, अलग अलग स्टेट्स के मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर किया। और ये सब करते करते 2014 में मुझे ना एक मेरे फ्रेंड ने बोला कि एक महेश भट्ट जी की फिल्म आ रही है, उसके लिए ऑडिशन हो रहा है इंस्पेक्टर के लिए, तो आप चले जाइए वहाँ पे। तो मैं चला गया। तो मैं गया तो उनके जो वहाँ पर कास्टिंग वगैरह देख रहे थे, उन्होंने कहा कि, मैंने बोला मैं इंस्पेक्टर के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं इंस्पेक्टर बहुत बड़ा रोल है और आप कर नहीं पाएंगे। एक वार्ड बॉय का कैरेक्टर है 1-2 दिन का, वो आप ऑडिशन दे दीजिए उसका। मैं बोला चलो भाई, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, विक्रम भट्ट जी डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, और ये अगर मान लीजिए कोई भी रोल मिल जाए कर लेने में क्या दिक्कत है। तो मुझे स्क्रिप्ट दिया, मैंने रेडी हो गया। रेडी होने के बाद मैं ऑडिशन दे रहा था। लकीली मेरी किस्मत अच्छी थी कि जब मैं ऑडिशन दे रहा था तो जो कमरा था ना, दूसरा कमरा जिसमें कास्टिंग वाले जिन्होंने पहले बोला था मुझे कि आप इंस्पेक्टर के लिए परफेक्ट नहीं हैं, वो बैठे हुए थे। तो मैं वार्ड बॉय का ऑडिशन दे रहा था, ऑडिशन वो सुन रहे थे। अच्छा। जैसे ही खत्म हुआ वो आए, बोले आपने वार्ड बॉय का ऑडिशन बहुत अच्छा दिया, मुझे लगता है आप इंस्पेक्टर भी अच्छा करेंगे, ये लीजिए इंस्पेक्टर का स्क्रिप्ट। तो उन्होंने मुझे दिया। फिर मैं गया, आधे घंटे आसपास में उसको रेडी किया, रेडी आके मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा किया आपने, चलिए आपको हम बताएंगे। तो मैं जब वापस आ रहा था तो मुझे लगा कि चलो यार, मैंने 2 कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिए, कोई तो फाइनलाइज हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला इंस्पेक्टर हो जाता यार, साउथ अफ्रीका घूमने का मौका मिल जाता, उनका शूट बाहर था। तो मैंने दे दिया। फिर मुझे करीब 10 दिन के बाद कॉल आया वहाँ से, बोला सर आपका इंस्पेक्टर के लिए फाइनल हुआ। मतलब थैंक कि आप एक काम कीजिए, पासपोर्ट वगैरह लेकर के आप आइए, मीटिंग कर लीजिए यहाँ पर। फिर मैं गया, फिर वो पेमेंट वगैरह की बातचीत हुई, मैंने पासपोर्ट दे दिया और फिर मैं उस फिल्म को मैंने किया। और लकीली मैं साउथ अफ्रीका गया, करीब वहाँ 10 दिन था मैं। फिर मुंबई में भी 1-2 दिन शूट थी उसकी। तो मेरे लिए क्या था उस फिल्म में कि एटलीस्ट चलो एक बाहर घूमने का मौका मिल गया, एक बड़ी फिल्म में, और उसमें 2-4 सीन थे मेरे, तो थोड़े से एक रिकॉग्नाइज भी हो जाऊँगा, एटलीस्ट कुछ फुटेज थे मेरे अच्छे उसमें। वो किया। उसके बाद करीबन मुझे लगता है कि 40-50 मैंने सीरियल्स किए, मतलब क्राइम पेट्रोल किया, सावधान इंडिया किया, बहुत सारे शो करता 1-2 फिल्में मिली, जैसे रामलीला, उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर था पन्ना भाई को, वो मैंने किया। केदारनाथ में भी एक छोटा सा रोल था। फिर OTT का ज़माना आया अभी, तो OTT में मैंने अभी रिसेंटली मैंने शूट किया था अमेज़ॉन के लिए, एक फर्जी करके वेब सीरीज आई थी, उसमें भी मैं एज ए कॉप मैंने प्ले किया था। महारानी में मेरा एक छोटा सा रोल था उसमें। महारानी में एक छोटा सा रोल था, लेकिन प्रोमो में मेरी आवाज़ आ रही थी। ये खुशी की बात थी मेरे लिए। उसके बाद ना, मतलब ये कोरोना आ गया। कोरोना के बाद क्या हुआ कि मेरी फैमिली सब वहीं रहते थे, फिर हम लोग वापस रांची आ गए कि चलो भाई घर चलते हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1-1.5 साल तो मैं रांची में ही रह गया। तो जितने काम किए थे, फिर सडनली मुझे क्या था कि क्राइम पेट्रोल में मैंने ना बहुत सारे कैरेक्टर प्ले किए थे, लेकिन बड़ी इच्छा थी मेरे ना मेन कॉप करने की उसमें अंदर से, जो कि ना मतलब क्या पता क्यों, मतलब होता ना कि सडनली आपका अभी हो ना पाया हो, तो नहीं हो पाया था। तो फिर क्राइम पेट्रोल का ना 2.0 सीजन शुरू हुआ उनका। तो उसमें उन्होंने ये क्राइटेरिया रखा था कि नहीं, इसमें जो है ना हम लोग नए कॉप लेंगे जिन्होंने पहले नहीं किया है, ठीक है। और उनका ऐसा था कि वो लोग अलग अलग पुलिस टीम बना रहे थे, अलग अलग स्टेट्स की। तो उसमें जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर वो फिक्स रख रहे थे। स्टोरी मतलब स्टेट की, जैसे एक पुलिस थाना है तो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर तो वही है, कांस्टेबल वही है, सारे कुछ वही है, अलग अलग केसेस आ रहे हैं आपके पास उस स्टेशन में या उस डिस्ट्रिक्ट के। तो मैं उस वक्त रांची में था, तो मुझे एक आया, बोला यार एक ऑडिशन चाहिए क्राइम पेट्रोल के लिए। मैंने बोला क्राइम पेट्रोल का ऑडिशन, में बोला यार नहीं हो पाएगा। फिर लेकिन मेरी एक आदत है कि कोई भी ऑडिशन आता तो मैं अपना काम कर देता हूँ, मैं बना के दे देता हूँ, हो चाहे ना हो। तो उन्होंने भेजा मुझे, मैंने बनाया, बना के सेंड कर दिया। आफ्टर अ मंथ आया कॉल, कुछ डिले होगा मे बी, सर आपका फाइनलाइज हो गया है, ठीक है, और आप करेंगे सर। बोले ठीक है।
फिर उन्होंने बोला कि मैं इस वक्त रांची में था, बोला एमपी में शूट है उसका। मैं बोला ठीक है सर, मेरी टिकट रांची से एमपी करा दीजिए, मैं मुंबई में नहीं हूँ अभी। फिर मैं डायरेक्ट पहुँचा एमपी और मैंने क्राइम पेट्रोल के 7 स्टोरीज मैंने शूट की एज ए सब इंस्पेक्टर। तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था कि एक बड़ी इच्छा थी मेरी करने की। और सबसे बड़ी बात वो जो सीजन शुरू हुआ था तो बेसिकली वैसे कॉप नहीं थे जैसे नॉर्मली क्राइम पेट्रोल कॉप रहते हैं। अच्छा। वो एक कैरेक्टर था, एक कैरेक्टर मैंने प्ले किया था कि वो कैरेक्टर इस टाइप का है, थोड़ा सा लेजी है, थोड़ा सा काम नहीं करना चाहता है, फिर भी वो सब इंस्पेक्टर है। तो लाइक दैट मैंने वो किया था, तो वो अच्छा था, मज़ा आया मुझे कर करके। और रिसेंटली मुझे उसके बाद एक फिल्म मिल गई थी उसी दौरान, जोरम करके। अच्छा। तो मनोज वाजपेयी सर हैं उसमें और बड़े बड़े एक्टर हैं। उसमें मुझे एक पुलिस वाले का ही रोल है उसमें भी, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जब आएगी अभी 2-4 महीने में आ जाएगी मुझे लगता है। तो वो भी मेरे लिए प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है और मतलब रोल भी अच्छा है। तो क्या है कि बड़े प्रोजेक्ट में आपका कुछ भी एक फुटेज 2-4 सीन है तो मतलब अच्छा लगता है, एटलीस्ट सारे लोग उसको देखते हैं कम से कम, कोई भी। तो देखिए मे भी नहीं सर, बहुत बहुत मेहनत भरा ये आपका दौरा, बहुत चुनौतीपूर्ण दौरा। हमने आपकी बातों से बस एक चीज़ समझ में आई कि आजकल के युवा चाहते हैं ना कि उनको तुरंत में बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, बहुत काम मिल जाए और तुरंत में काम मिल जाए। लेकिन आपने कहा कि आप बहुत सारे जगहों पे गए, आपने छोटे रोल को भी छोटा नहीं समझा और ये बहुत मतलब कहिए कि अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि आप को रोल करना है तो बस आप वही रोल कर सकते हैं, छोटा हो बड़ा वो मैटर नहीं करता है। तो कहते हैं अभिनय के क्षेत्र में जाना सबसे पहला पड़ाव होता है अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना, सबसे बड़ा, क्योंकि आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर ये सारी चीज़ों में कन्विंस नहीं करना पड़ता, लेकिन अभिनय के क्षेत्र में जाने में सबसे पहले आपको घर में मनाना पड़ता है। आपको कितना मनाना पड़ा? नहीं, एक्चुअली मेरे लिए तो मैं तो फर्स्ट टाइम गया था तो उसमें चला ही गया था ऐसे बिना बोले, मतलब अच्छा ठीक है। तो और सेकेंड टाइम फिर जब आया तो उन्होंने लगा कि यार ये तो वही करना चाहता है तो करने दो। फिर मैंने ग्रेजुएशन करना शुरू कर दिया था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था मैंने, और साथ साथ ये भी कर रहा था, मतलब वहाँ जो रांची में है। तो वो करते करते फिर उसके मेरी फ्रेंड की जब नौकरी लगी तो इससे लगा कि जाना ही है। तो शुरुआत में मेरे लिए क्या हुआ कि थोड़ा दिक्कत था, बिकॉज आप जैसे आप जाते हैं बाहर शूट करने के लिए तो आप ना घर आते तो हर आदमी पूछता क्या कर रहे हो, क्या किया तुमने, क्वेश्चन तो यही रहता है हर आदमी सबसे का। बड़ा क्वेश्चन। तो मैं ना शुरुआत में ना 2-2.5 साल तक रांची आया ही नहीं। अच्छा। कि लोग पूछेंगे तुमने क्या किया, मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन जब काम करना शुरू कर दिया, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और दुनिया भर के शो जो हैं, अपना लापता गन, चिड़ियाघर, तब लोग जब मैं आता है तुम्हारा वो देखा, तुम्हारा वो देखा, तुम्हारा वो देखा और क्या कर रहे हो, ठीक है। तो अब पहले जैसा लगता आप मुंह छिपा कर जाते थे ऐसे करके, तो आप ऐसे निकलते हो सामने कि हाँ भाई चौड़े होके निकलते, तो वो फिर आपका ना चेंज हो जाता है सारा कुछ। तो ये मतलब बहुत सही चीज, मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी आप चीज़ करेंगे ना, मतलब लीक से हट करके डिफरेंट चीज़ करेंगे ना, तो शुरुआत में आप जब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं तब तक आपको मुंह छिपाना पड़ेगा कि लोगों को क्या जवाब देंगे आप। और जब आप कर लेते तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत, लोग ही बोलेंगे आपने, आपको तुम्हें यहाँ देखा, तुम्हें वो देखा, तो वही लोग अप्रिशिएट करने लगते हैं। बिकॉज आपको अभी भी क्या ना कि आपको कोई अगर मेन स्ट्रीम सिनेमा में या फिल्मों में या सीरियल्स में आपको कोई देखता है, मतलब मेरा एक फ्रेंड है उसने बोला कि एक बार मेरा एक शो था कलर्स के लिए, मैंने एक शो किया था शैतान करके। अच्छा। वो भी सावधान क्राइम पेट्रोल टाइप की सीरीज थी, बहुत अच्छी सीरीज थी। शरद केलकर जी उसके एंकर थे, बहुत अच्छी सीरीज थी वो। उसके मैंने करीब 4-5 स्टोरी की है मैंने, और बहुत ही बेहतरीन। तो मेरा मतलब एक रिलेशन भी बन रहा है, वो दिखा रहा था अपनी वाइफ को कि ये ना आनंद भैया हैं, अपने ऐसे शादी में भी आए थे, आप मजाक कर रहे हैं ठीक है, मतलब वो है कहाँ से काम करेगा कोई। तो फिर उसने शादी का जो रिकॉर्डिंग वीडियोस को दिखाया और बोला कि देखो है कि नहीं तो इस तरह की चीज़, तो फिर आपको बिलीव नहीं करते हैं लोग कि आप ही वो है क्या, ठीक है। कई बार गुजरता हूँ तो होता है कि मैं उतना नॉन फेस तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ लोगों को लगता है कहीं देखा है इसको। तो मैं कभी मार्केट में जाता हूँ तो लोग लगता है इसको देखा है कहीं यार, मतलब मुझे घूर के देखते हैं, मुझे लगा अच्छा क्यों देख रहा है, हो सकता है सावधान या क्राइम का कोई एपिसोड देखा हो सकता है आप इतने नोन नहीं, लेकिन आपको किसी को आप देख लेते टीवी पे तो लगता है कि कहीं तो देखा है इसको, लेकिन कहाँ देखा ये पता नहीं। अभी हम बात कर रहे थे सर आपने कैसे कैसे रोल किए, और हम अभी बात करेंगे कि किस तरीके से जो युवा हमें देख रहे हैं वो चाहते हैं कि बिना प्रशिक्षण किए हम वो मुंबई चले जाते हैं, तो क्या चीज़ों का ख्याल उन्हें रखना चाहिए और क्या चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए जो आपने फेस किया है? देखिए
पहली चीज़ तो मुझे मतलब बहुत ज़रूरी लगती है किसी भी एक्टर के लिए। बहुत लोगों के ना भ्रांति है मतलब कि एक्टर का मतलब क्या होता है, जाहिल होगा, गंवार होगा या लफंगा होगा, ये एक सोच रहती है। हीरो बनना है क्या तुम्हें, ये वो एक स्टाइल होता है आदमी का। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि एक्टर जो होता है ना बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान होता है, माइंड बहुत शार्प होना चाहिए उसको। हमें 5-5 पेज की स्क्रिप्ट मिलती है, हम लोग आधे घंटे में रेडियो को परफॉर्म कर देते हैं लाइन बाय लाइन। उतनी मेमोरी तो होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो एक अनपढ़ गंवार आदमी कहाँ से कर लेगा वो। आप कोई भी कैरेक्टर करते हैं, जैसे मैं ही इंस्पेक्टर करता हूँ, एक इंस्पेक्टर कैसा बिहेव कर सकता है, उसका नेचर क्या होना चाहिए, कोई कॉमेडी करता कैसे करता, इतनी बारीकी सी समझ उसे है उस कैरेक्टर की, ठीक है। तो आप समझ सकते हो उसे, आप गधा तो मत समझिए एटलीस्ट। तो ये थोड़ा सा ना सोच को मतलब आम आदमी को भी थोड़ा सा नज़रिया बदलना होगा कि आप जितने चालाक हैं ना उससे ज़्यादा चालाक है, इसलिए आप उसको देख रहे हैं। बिल्कुल बात। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ की एजुकेशन तो मस्ट है, आप ये अपनी जो एजुकेशन है जर्नी वो कंप्लीट जरूर कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ की कोई भी चीज़ करना है ना तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग भी आप कर लेंगे लेकिन वक्त ज़्यादा लगेगा, ठीक है। क्योंकि सपोज जैसे मान लीजिए एक मैकेनिक कैसे होता है कि एक इंजीनियरिंग कोई करता है वो जाके तुरंत करना शुरू करता, और एक मैकेनिक जो अनपढ़ होता है वो भी सीखते सीखते सीख ही जाता, लेकिन डिफरेंस तो होता है ना, उसको वक्त ज़्यादा लगता है। तो एक एक्टर के लिए भी चाहिए कि आपने एक्टिंग को पहले सीखिए, उसकी बारीकियों को, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, लेकिन वास्तविकता ऐसी होती नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है किसी भी आदमी के लिए, लगता है कि मैं जाऊँगा मुंबई और एक्टर बन जाऊँ, बेटर है आपके लिए अब जिस शहर में है, कोई भी शहर में है, आपके शहर में एक रंगमंच जरूर होता है, एक नाटक जरूर होते, कुछ लोग जुड़े होते हैं। आपको अगर इच्छा हुई है कुछ करने की तो जाइए उनके बीच में, उनसे सीखिए पहले, कोई भी प्ले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नाटक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और उनके बीच में जाके काम कीजिए। 6 महीने में आपका जो या तो गलत भूत है उतर जाएगा और अच्छा भूत है तो आगे चलेगा। बिकॉज आप जब उनके बीच काम करेंगे, वो आपसे सीनियर होंगे, तो आप जब परफॉर्मेंस देंगे और लगेगा कि यार मैं तो क्या कहाँ फंस गया मैं, तो आप खुद ब खुद साइड हो जाएंगे। आपको मुंबई तक जाने की जरूरत ही नहीं, उतना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा आपको। और अगर अच्छे होंगे तो आपके ग्रुप वाले खुद ही तारीफ करेंगे, यार क्या एक्टर है, क्या काम कर रहा है बेटा, तू ऐसे कर, तू आगे कर, ठीक है। तो वहाँ से आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें मिलेंगी। और रास्ते क्या होते हैं, जो आपके सीनियर्स किसी भी फील्ड में है ना, कहीं भी हैं, वो मान लीजिए पटना ही है, तो जितने लोग जुड़े हुए रहते हैं ना, बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट्स में जाके काम करके आते हैं, तो ऑलरेडी उनके लिंक बने हुए रहते हैं। तो आपको ना रास्ते वहीं से मिल जाएंगे बहुत इजी वे में, बहुत आसानी से और बहुत कम खर्चे में। हाँ, ये तो बहुत ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब अपने आप को फाइंड हाँ, करने का। अपने आप को पहले जज तो कीजिए मैं कहाँ हूँ। बिल्कुल, कहते हैं कि मतलब सामान्य आदमी जो है वो हालात पढ़ता है, अभिनेता है वो जज्बात पढ़ता है जी जी हमेशा। लेकिन आपको कम समय में हो या फिर ज़्यादा समय में उपलब्धि मिलने में अगर थोड़ी बहुत परेशानी होती है, या फिर आपको कोई कैरेक्टर ऐसा है कि नहीं मिला है, तो अपने आप को उसमें कैसे संतुलित रखते हैं? क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, लोग अब या तो छोड़ देते हैं या फिर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो अपने आप को संतुलन रखना कितना ज़रूरी है और आप कैसे रखते हैं? देखिए, मैं तो बेसिकली मानता हूँ ना कि सब कुछ ना डेस्टिनी ही होती है। रोज आपके दिमाग में कुछ आता है कहीं से, तो आपकी सोच नहीं होती, कहीं से सिग्नल होगा, आता होगा। मोबाइल कैसे घंटी बजती है, सिग्नल कहीं से आता है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं से एक सिग्नल आता है, तो उस चीज़ को हम करते हैं। तो पहले तो हमें ट्रस्ट रखना चाहिए भगवान पर कि अगर वो जो कुछ हमसे कराना चाहते हैं वो करा ही लेंगे, अगर नहीं कराना चाहते नहीं कराएंगे। हमारे एक टीचर थे, बड़ा ही अच्छी बात उन्होंने बोलती थी, अगर आपकी मन की इच्छा ना हो, मतलब आप किसी चीज़ में इच्छा रख रहे हैं तो आपकी मन की इच्छा है, अगर आपकी मन की इच्छा ना हो तो समझिए कि प्रभु की इच्छा है। क्या बात है। तो ये इस थॉट में इसमें बहुत दम है। तो हम लोग चाहते यार हम ये कर लें, मेरे पास इतना पैसा आ जाए, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, अगर नहीं हो रहा है तो जो हो रहा है वो समझिए प्रभु की इच्छा है। तो ये आपको ना लगे कि नहीं, लेकिन अपना मेहनत कीजिए आप। जैसे मैं कभी कभी मुंबई में रहता हूँ या जो भी रहते, मैं बोलता अपने से जितना स्ट्रगल करना करो, मिलना मेरा काम है, हम मिलेंगे, रियाज हमारा काम हम करेंगे, रीडिंग करेंगे, ठीक है, कहीं कुछ प्ले हो तो हम करेंगे, हम अपना सारा काम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें नहीं मिलता तो हमारा दोष नहीं है, ठीक है, वो हमारे नसीब में नहीं है, शायद यही कह सकते हैं हम।
ये बात भी है कि अगर आपको हमेशा ये प्रिपेयर होके चलना है कि आपने अपना 100% दिया है, होना ना होना वो डेस्टिनी है। बिल्कुल। आपकी जर्नी बहुत दिलचस्प रही है आनंद सर। उसमें हम सबसे पहले कोई ऐसी घटना बताइए जो आपको लगता, एक समय पे लगता हो कि ऐसे छोड़ देते हैं, अब घर चलना चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा? नहीं, अभी तक तो मतलब हुआ नहीं है मेरे साथ। तो मतलब मेरा एक दोस्त है, तो वो बोला कि तुम बहुत दिन तक इतना काम किया, छोड़ो यार, कुछ और करो, कुछ ज़्यादा पैसे कमा लोगे तुम। तो मैंने बोला कि यार जब तक मिल रहा है ना तब तक मेरे लिए है वहाँ रास्ते। जिस दिन आपको हटाना होगा तो खुद ब खुद हट जाइएगा। आपको खुद नहीं हटाना होगा, आप हट जाएंगे। तो इसीलिए मतलब मैं एक्चुअली, मेरे लिए क्या है एक्टिंग की, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब होता ना जैसे कि आपको, आप जैसे पर्सनली आपकी जीवन है, आपको भी लगता होगा ना कोई ऐसा चीज़ है जिसके लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मुझे एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। मतलब कोई बोले मैं शुरू हो जाऊंगी, ऐसा कुछ तो होगा आपका प्लस पॉइंट, हर आदमी का होता है। तो वो जो चीज़ होती है ना, वो आपके लिए ना बिल्कुल मेहनत नहीं होता है, एफर्टलेस होती है वो। उसी तरह मेरे जीवन में एक्टिंग है। मुझे लगता है एक्टिंग ऐसी चीज़ है जिसके लिए मुझे सोचना नहीं है। कोई किरदार मुझे मिलता है स्क्रिप्ट में तो मुझे यार कैसे करूँगा, यार कैसे बोलूँगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे कैसे बोलना मुझे पता है, चाहे मैं कभी भी करूँ उस चीज़ को। तो मेरे लिए क्या लगता है कि ये सबसे ऐसी वो चीज़ है जो मैं सबसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो मेरे लिए मतलब कोई छोड़ने की बात ही नहीं होती है, सिंपल सी बात है। हाँ, ये है कि जो काम आपको एक तो मन लगता है उसमें आप 100% देते हैं तो छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और अगर कोई ख्याल अगर ऐसा आता है, यानी कि वो चीज़ अभी हम लोग जब शूट कर रहे थे, मैं बेसिकली अभी पटना क्यों आया हूँ कि मैंने एक डीडी का दिल्ली के लिए मैंने काम किया, दिल्ली दूरदर्शन के लिए शो आता था चलो साफ करें। अच्छा। उसके 25 एपिसोड्स मैंने किए हैं। उसमें बड़े बड़े एक्टर्स थे, रश्मि देसाई जी, रघुवीर यादव, अनीता राज, गोपी जी, बहुत बड़े बड़े एक्टर थे उसमें। तो 25 एपिसोड मैंने शूट किए उन बड़े एक्टरों के साथ। अरुणा ईरानी जी थी उसमें, तो बड़ा ही मज़ा आया उनके साथ काम करके, क्योंकि वो ऐसे लोग थे जिनको मैंने, जब मैं रांची में कुछ भी नहीं करता था तब उनको मैंने देखा था, और जब आप उनके साथ काम करते तो एक अलग ही अनुभव होता है। तो उस सीरीज़ के जो राइटर हैं और डायरेक्टर हैं वो मेरे बहुत ही क्लोज हैं, वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं वो। तो उन्होंने वो शो लिखा भी था, डायरेक्शन भी किया था बाद में, ठीक है। और वो भी रांची से ही हैं, बिलोंग करते हैं। तो वो भी वो पटना में हैं, और पटना के लिए ST डिजिटल के लिए एक मतलब शो डायरेक्ट कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं, राजू सोनी। अच्छा। तो वो बेसिकली जो ये वो कर रहे हैं वो कॉमेडी शो है। मतलब फर्स्ट एपिसोड उनका आ चुका है, जो कि, और भोजपुरी में ज़्यादातर क्या होता है ना, कॉमेडी ना वल्गर होती है, आप फैमिली के साथ नहीं दे सकते हैं। लेकिन वो बंदा शुरू से ना उसकी एक सोच रही है ना कि मुझे ऐसा करना जो कि ना सारे लोग देखें। तो जैसे सब टीवी के कैसे शो होते हैं, तो पहला भोजपुरी शो है ऐसा, कि पहला नहीं, मतलब पहले भी होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से एक ऐसा शो है जो कि सारे परिवार के लोग उसे देख सकते हैं, बच्चे बूढ़े सभी लोग देख सकते हैं आप। तो वो शो वो लिख रहे हैं, यहीं पर पटना में शूट चल रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई फर्स्ट एपिसोड के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया था, और उसमें बड़े बड़े एक्टर हैं, विजेंद्र सिंह हैं, आनंद मोहन जी हैं। तो मैं उसमें फ्री नहीं था, तो सेकेंड स्टोरी के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैं आया, और वो भोजपुरी में है, चूँकि मेरी मदर टंग जो है भोजपुरी है, तो फिर मैं आया और वो कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो अभी मैं वही मैं बता रहा था क्या, तो अभी मैं शूट कर रहा, तो काफ़ी आपकी अभी बारिश तो हो नहीं रही है, उमस है। तो हम लोग आउटडोर में शूट करते बाहर में, तो पसीना हो रहा, गर्मी हो रहा। तो इसलिए एक एक्टर थे, तो उनसे बातचीत की, बताओ अगर हमारी इच्छा नहीं होती हम लोग की, तो इस गर्मी में कौन काम करता। बात सही है, ठीक है। उसमें लगता है हम लोग गर्मी में मर रहे हैं, ऐसा कुछ। तो आपकी जहाँ इच्छा होती है ना, आपको सारी परेशानी लगती है, कुछ है ही नहीं, एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत बेहतरीन बात कही कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है और आप अगर इच्छा रखते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में काम कर सकते हैं। तो बहुत इतनी अच्छी बातें करने के लिए, इतना अच्छा अपना वक्त साझा करने के लिए, आपका बिहार बिहान में आने के लिए बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद। उम्मीद है कि दर्शकों को भी आपका ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा आपके साथ अच्छा लगा होगा। तो बिहार बिहान में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपको भी धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगा, एटलीस्ट आप लोगों ने मुझे बुलाया, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, बिकॉज स्टूडियो बहुत प्यारा है और जगह बहुत अच्छी है, आप एंकर बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया। तो अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। चलिए फिर विदा लेने का वक्त आ गया। उससे पहले अपना कलम और कागज़ उठाएं और लिखिए हमारा पता, कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो देखिए हमारा पता क्या है, उठाइए कलम और कागज़। हमारा पता है
निर्देशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है directorate.dtk patna@gmail.com।